नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। अब जब आप लिविंग वर्ल्ड की बात करोगे ना, तो ये जो बेसिक्स हमने पहले किए थे उन्हीं सारे बेसिक्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपने पास वो है बायोलॉजी वर्ड से रिलेटेड। सो वी ऑल नो द बायोलॉजी वर्ड दैट वी आर स्टडिंग, बेसिकली ये इंग्लिश में नहीं है। पहली बात, बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, देयर इज अ ग्रीक वर्ड इन्वॉल्वड इन दिस, एंड दैट ग्रीक वर्ड दो है, एक आप कह सकते हो बायो प्लस लॉजी इज गोइंग टू गिव यू बायोलॉजी। बायो जिस ग्रीक शब्द से आया है उसे आप कहते हो बायोस, लॉजी जिस ग्रीक शब्द से आया है आप उसे कह देते हो लोगोस। बायोस का एक्चुअल में इंग्लिश में मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का इंग्लिश में मतलब होता है स्टडी। और जैसे ही आप कह देते हो स्टडी ऑफ लाइफ, इट बिकम्स बायोलॉजी। अच्छा, तो अगर आप बायोलॉजी का कोई दूसरा डेफिनेशन पूछे, चलो आपने कह दिया स्टडी ऑफ लाइफ, तो एक तो डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन आप चाहो तो आप ये कह सकते हो, इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जब से अर्थ पे लाइफ आया तब से लेके अब तक की जिंदगी को जो भी आप पढ़ते हो उसे बायोलॉजी कह सकते हो। बायोलॉजी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उसकी स्टोरी को भी आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। तो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो ये बहुत सारे डेफिनेशंस हैं बायोलॉजी के। ठीक है, आप जो भाषा में चाहो वो भाषा में आप उसे याद रख सकते हो। वन डेफिनेशन आई गिव यू दिस, स्टडी ऑफ लाइफ। सेकंड डेफिनेशन आप कह सकते हो इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। थर्ड डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अब कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जिसने बायोलॉजी को स्टार्ट किया होगा, तो उसको हम कह देते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड वी ऑल हैव बीन स्टडिंग, फादर ऑफ बायोलॉजी इज नन अदर देन एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इज द मैन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, जब आप बायोलॉजी को आगे बाइफरकेट करने की कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू मेजरली स्टडी बायोलॉजी, तो आप बायोलॉजी को दो मेजर कैटेगरीज में पढ़ते हो। एक मेजर कैटेगरीज में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, और दूसरे मेजर कैटेगरीज में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये दो मेजर कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग प्लांट्स, तो जो ब्रांच प्लांट की स्टडी से डील करेगा इट इज कॉल्ड एज बोटेनी, एंड जो एनिमल्स की स्टडीज के डील करता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी। अब ये बॉटनी और जूलॉजी भी ये कोई इंग्लिश भाषा से तो आया हुआ नहीं है। पहली बात, ये ग्रीक शब्द से आया हुआ है, एंड दैट ग्रीक वर्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज बोटेन। और बोटेन का मतलब इंग्लिश में आ जाता है प्लांट्स। तो मैं चाहूँ तो प्लांट्स भी कह सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो इन्हें फाइटोलॉजी भी कह सकता हूँ, क्योंकि फाइटो का मतलब होता है प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट इज फाइटोलॉजी। जब आप जूलॉजी की बात करोगे, नो डाउट ये भी ग्रीक भाषा से आया है। तो जू basically means animals, and whenever you say logy, we have discussed now, it is study. So whenever we are studying animals it is called as zoology, and whenever we are studying plants it is called as botany. The point is, who is considered as the father of botany? So just remember, the man who told everything about botany was Theophrastus. So I can say that this man Theophrastus is regarded as the father of botany. And who is father of zoology? He is none other than Aristotle. तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से क्लियर हो गई। अच्छा, दो चार क्वेश्चंस हैं जब आप बायोलॉजी के बारे में बातें करते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आ जाता है कि व्हाट इज लाइफ। ठीक है, अब आप किसी से भी पूछो व्हाट इज लाइफ ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को भी बता पाना कि लाइफ होता क्या। नोबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज लाइफ। सेकंड क्वेश्चन दैट आई कैन पुट फॉरवर्ड इज आर वी लिविंग। तो देखो, व्हाट इज लाइफ ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल बात हो जाती है। ठीक है, इट इज स्पिरिचुअल। आप किसी बाबा से पूछोगे तो लाइफ का मतलब कुछ और बताएगा, आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो लाइफ का मतलब कुछ और बताएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्चिंग फॉर मीनिंग ऑफ वर्ड
life is like searching black ant in dark room, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज लाइफ ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने पूछा आर वी लिविंग, तो इसका आंसर यस आता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे चीजें आप जस्टिफाई करने के लिए कहते हो कि हाँ हम जिंदा है। तो अगर मैं पूछूंगा कैसे जिंदा है, तो कैन यू प्रूव इट, तो सबसे पहला जो आंसर बच्चा हमेशा कहता है कि सर मैं रेस्पिरेशन करता हूँ, अगर मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ तो मैं जिंदा हूँ। तो मेरा सवाल ये उठता है कि भाई रेस्पिरेशन में आप करते क्या हो, तो कहता है कि रेस्पिरेशन में मैं ऑक्सीजन अंदर लेता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर देता हूँ। ठीक है, चलो मान लिए। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो कहते हैं ये ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम सब पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद एटीपी मिलती है। एंड दिस एटीपी इज नथिंग बट इट इज रिगार्डेड एज व्हाट, करेंसी ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी की मदद से मेरे बॉडी का पूरा काम होता है। तो बेसिकली वो यही चीज कहना चाह रहा है, ठीक है, इस तरीके से मेरा बॉडी काम करता है। तो मैंने कहा रेस्पिरेशन को अगर आप कह रहे हो, इफ यू आर सेइंग रेस्पिरेशन एज अ सोर्स ऑफ लिविंग, तो अगर मैं एक सिंपल सा कार बनाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं एक सिंपल सा कार बना देता हूँ, तो इस कार के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल होगा। अब उस पेट्रोल के मदद से गाड़ी चल रही है, तो पेट्रोल को जलने के लिए क्या लगता है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। और जब ऑक्सीजन जो है इस पेट्रोल को जलाता है, तब उसी के बाद जो है पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के फॉर्म में निकलता है, और जब ये पेट्रोल जलता है तब क्या मिलती है, एनर्जी, और इसी एनर्जी के दम पे गाड़ी चलती है। सो लॉजिकली देखा जाए तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ये भी दे रहा है, तो आप इसे भी कह सकते हो भाई ये जिंदा है। बट इट इज नॉट ट्रू ना, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ लिविंग, ये आप लिविंग में जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, फिर दूसरा बच्चों ने कहा कि सर हम ग्रोथ दिखाते हैं। अगर आप कहते हो कि आप ग्रोथ दिखा रहे हो क्योंकि पहले सर हम छोटे थे, फिर कुछ सालों बाद हम बड़े हो गए, तो मैं ये कहता हूँ चलो ठीक है, आपने ग्रोथ दिखाया इसलिए आप लिविंग कह रहे हो। कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, रॉक्स, ये पत्थर है, ठीक है, और यही पत्थर जो है एक समय पे क्या होता है, जब वो जुड़ जाते हैं तो बड़ा सा माउंटेन का शेप ले लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने ये बात पढ़ी हुई है कि छोटे छोटे रॉक्स ही जो है जुड़ के बड़ा माउंटेन बनता है। तो अगर ये छोटे से रॉक जुड़ के माउंटेन बन रहे हैं, सो लॉजिकली ये भी एक तरह का ग्रोथ हो गया। तो अगर ग्रोथ क्राइटेरिया है जिंदा रहने का, तो मैं कह सकता हूँ कि माउंटेन भी जिंदा है, क्योंकि वो ग्रोथ दिखा रहा है, इट इज शोइंग ग्रोथ। सो लॉजिकली फिर आप डिसएग्री कर जाओगे, बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं बोला ठीक है, और कोई क्राइटेरिया बता दो जैसे आप प्रूव करो आप जिंदा हो। तब आप कह देते हो कि सर हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब कार तो रिप्रोड्यूस नहीं करती सर, माउंटेन भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए मैं कह दूंगा कि हम लिविंग है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे आपने म्यूल का नाम सुना हो, हॉर्स और डोंकी के कॉम्बिनेशन से बनता है म्यूल, खच्चर जिसे कहते हैं, ठीक है। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, पहली बात, म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। या फिर हमारे समाज में मेल फीमेल के अलावा भी जो है ट्रांसजेंडर्स होते हैं। तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रांसजेंडर्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तब आप कह दोगे नो। अगर रिप्रोड्यूस करना ही जिंदा होने की निशानी है, तब ये दोनों के दोनों को मैं जिंदा नहीं कह सकता। तब आप कहोगे नहीं सर ये तो जिंदा है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहोगे सर हम जो है खाना खाते हैं, हम न्यूट्रिशन दिखाते हैं, न्यूट्रिशन दिखाते हैं इस वजह से हम लिविंग हैं। हम एक्सक्रीशन दिखाते हैं तो इस वजह से हम लिविंग है। देखो न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। तो फिर से वही मैं कार की कहानी फिर से लाऊंगा,
कार ने क्या लिया, पेट्रोल, तो कार के लिए पेट्रोल उसका न्यूट्रिशन हो गया, और जो भी वो धुआं बाहर फेंकता है, सूट फेंकता है, गैस बाहर फेंकता है, वो सब क्या हो जाता है, वो सब उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। सो लॉजिकली वो भी एक्सक्रीट कर रहा है ना, तब आप ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रिशन और ये करना भी, क्योंकि कार भी वही काम कर रहा है। सो लॉजिकली अब आप कैसे प्रूव करोगे कि हम जिंदा हैं? तो हम जो है एक बेसिक क्राइटेरिया पे आते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू प्रूव दैट वी आर लिविंग, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो ये साबित करता है कि हम सब जिंदा हैं। और वो पैरामीटर सिर्फ एक है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हम सब रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को, इसलिए हम जिंदा हैं। या आप इसे एक और नाम से जान सकते हो, जिसको आप कहते हो सेंसिटिविटी। सो लॉजिकली दिस ऑल बिकम्स द क्राइटेरिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब किसी जानवर को आप लात मारो तो इन रिएक्शन आप पे भौंकेगा या डरेगा या आपसे दूर भागेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन आप वही लात पत्थर को मारो, कार को मारो, तो कोई रिएक्शन नहीं करता। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू प्रूव दैट यू आर लिविंग। अच्छा, लाइफ जो चल रही है किसके दम पे चलती है? तो हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस के दम पे चलती है। सो लॉजिकली जब आप लाइफ प्रोसेसेस की बात करोगे तो कितने लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? तो हम कहते हैं देयर आर 7 लाइफ प्रोसेसेस। अब कौन कौन सा 7 लाइफ प्रोसेसेस है? तो एक तो होता है मूवमेंट, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं। दूसरा होता है रेस्पिरेशन, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे। तीसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट वाला बोल दिया वो था सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है? तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सर हम खाते खाना इसलिए, चलो ठीक है, खाया तो निकालना भी पड़ेगा, तो आपने कह दिया एक्सक्रीशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जो रेस को कंटिन्यू करके रखती है, वो है रिप्रोडक्शन। और लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप दिखाओगे वो कहते हैं ग्रोथ। तो ये सारे पैरामीटर्स को जोड़ के लाइफ प्रोसेसेस बनते हैं। इन सब के फर्स्ट अल्फाबेट उठाओ, एम, आर, एस, एन, ई, आर, जी। इसको शॉर्ट में हम कह देंगे मिसेस नर्ग। और ये मिसेस नर्ग जो है आपके बन जाते हैं 7 लाइफ प्रोसेसेस which proves that you are living, and in this the most important one I can say is sensitivity। और जो लेगेसी को कंटिन्यू करेगा, रेस को जो कंटिन्यू करता है, वो कौन सा हो जाता है? रिप्रोडक्शन। So these all 7 life processes they are going to prove that we are living। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में बार बार आता है वो ये आता है कि कोई भी चीज अगर जिंदा है, उसमें लाइफ है, तो क्या पैरामीटर्स फॉलो होते हैं? तो सबसे पहली बात ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मेटाबॉलिज्म। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता। दूसरी चीज क्या होती है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, चाहे एक अमीबा हो, वो भी सेल का बना है, हम हैं तो हम भी सेल के बने हैं। और तीसरा जो हम कहते हैं वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अलर्टनेस, अवेयरनेस जो होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब जैसे ही मैं इस पैरामीटर की बात करता हूँ जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हो, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो द मोमेंट आई टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म, एक बात याद रखिएगा लाइफ में हमेशा, कि मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 एलिमेंट को जोड़ के बना हुआ है। इट्स नॉट अ सिंगल वर्ड कॉम्पिटिशन। मेटाबॉलिज्म 2 वर्ड को जोड़ के बना हुआ है। एक आप कहते हो एनाबॉलिज्म, एंड द सेकंड वन यू कॉल इट एज कैटाबॉलिज्म। तो जैसे ही मैं एनाबॉलिज्म कह देता हूँ ना, तो इसको मैं चाहूँ तो एक और नाम दे सकता हूँ, आई कैन कॉल इट एज एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस व्हाट? कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये दोनों को अगर साथ में जोड़ लो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन तैयार होता है, वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाए सर एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मैं एनाबॉलिक कहता हूँ, एनाबॉलिक मतलब क्या होता है? बुलाना।
जैसे हम सबको बुला रहे हैं ना, आना आना आना, तो इन सबको आप बुला रहे हो, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब जोड़ के आप क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में सिंपल सिंपल चीज को जोड़ के हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन इज एनाबॉलिक रिएक्शन। कोई पूछा कैटाबॉलिक क्या है? कैटाबॉलिक मतलब काटा, काटने का। तो कॉम्प्लेक्स को, बड़ी बड़ी चीज को तोड़ के अगर आप सिंपल बना देते हो तो उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब सबसे मजेदार बात ये, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के हम ग्लूकोज बनाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है मैं उसको कह सकता हूँ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपने ग्लूकोज खाया है वो टूट के आपको कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर देते हैं, प्लस एट द सेम टाइम वी एटीपी प्रोड्यूस एनर्जी, यस वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये बेसिक चीजें हैं, और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के साथ में होता है तो उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। अब इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और दे लेता हूँ हमारे बॉडी से रिलेटेड, कि हमारे बॉडी के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होता है। तो मैं एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक ऑर्गन बनाता हूँ, एंड वी ऑल नो दिस ऑर्गन इज लीवर, ओके, एंड दिस इज द गॉल ब्लैडर। तो इसमें हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि किसी दिन हमने मान लो बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, ठीक है। तो अगर आपने ग्लूकोज बहुत ज्यादा खा लिया है तो जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज अगर ज्यादा हो गया तो ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ग्लाइकोजन बन के जाके स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। तो एक बात याद रखना, कभी भी हमारे बॉडी में ज्यादा शुगर हुआ तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करने का काम किसका होता है, इंसुलिन नाम के हार्मोन का होता है, और वो उसको स्टोर कर देता है, जिस वजह से ब्लड में शुगर नॉर्मल होता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लड में शुगर कम हो गया, तो यही ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो स्टोर हो गया था ना, तो इसी ग्लाइकोजन को अब आप तोड़ के फिर से क्या बना लेते हो, ग्लूकोज, और उसको ब्लड में आप डाल देते हो। सो लॉजिकली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल कंपोनेंट है, और इस सिंपल कंपोनेंट को आपने ग्लाइकोजन बना दिया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। तो ये जो पहला स्टेप चला, ये हाफ रिएक्शन जो है हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो करके दे दिया, इसे आप कहते हो एनाबॉलिक रिएक्शन। और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो इसी ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज को तोड़ के ब्लड में डालना, तो इसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ये दोनों बैलेंस वे में चलना चाहिए, और अगर ये दोनों बैलेंस वे में चल रहा है तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन परफेक्ट है। दिस इज व्हाट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑल अबाउट। याद रखना, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को साथ में जोड़ते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बनता है। अब यहाँ पर जो हम चीज को पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, वो है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा मेन फंडा ही ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिटेल में चीजें जानें। तो जब आप बायोडाइवर्सिटी की बात करोगे ना, बहुत सारे होते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं इस दुनिया में, ठीक है। और भी हैं, पर हमने ढूंढा इतना है तो हमने इतना ही बात किया, 1.7 to 1.8 मिलियन। अब इन स्पीशीज को ध्यान से समझने के लिए, इन स्पीशीज को ध्यान से पढ़ने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। उसको नाम देना भी एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से होगा, हम तो अकेले नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ICBN। जो ICBN है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बोटेनिकल मतलब प्लांट्स का, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करेगा। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नाम देना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है ICZN। तो ICZN का फुल फॉर्म बन जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जब आप दोनों चीजों को एक साथ पढ़ लेते हो तो बेसिकली हम इसको इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। सो वी हैव ICBN एंड वी हैव ICZN। ये दोनों मेन ऑर्गेनाइजेशंस है बेसिकली, जो कोड देते हैं
हर एक का नाम दे दो। जैसे हमारा नाम, हम ह्यूमंस हम अपने आप को बोलते हैं, बट बेसिकली हमारा जो एक्चुअल नाम है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। तो ICZN के हिसाब से हमारा नाम है होमो सेपियन सेपियंस। अब किसी भी एनिमल्स को जब आप क्लासिफाई करते हो तो ऐसे हवे में तो क्लासिफाई नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ से एक वर्ड में लेके आता हूँ, द वर्ड इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। तो जैसे ही मैं सिस्टमैटिक वर्ड जोड़ता हूँ, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। सिस्टमैटिक इज नथिंग बट इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स को आप साइंटिफिकली स्टडी करते हो। सो इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन their similarities and dissimilarities। तो उनकी जो सिमिलैरिटी होती है और उनके जो डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरियाज को लेकर के जब आप स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक। अब सवाल ये उठता है कि सिस्टमैटिक में क्या कोई टेक्निकल टर्म भी है? तो यस, सिस्टमैटिक डील्स विथ 3 इंपॉर्टेंट अल्फाबेट INC। अगर कोई पूछा आई क्या होता है, तब आप कह दो आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, एन का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर और सी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। So you are having 3 major words for systematic. It is a scientific study of organisms based on their similarities and differences. It includes identification, nomenclature and classification. ये systematic में आ जाता है। अच्छा, जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो एक बहुत बड़ा ब्रांच जो हमें पढ़ना है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली वो ब्रांच है जो सारे ग्रुप में क्लासिफाई करता है। जैसे आप प्लांटे पढ़ते हो या एनिमेलिया पढ़ते हो तो उसमें पॉरीफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, सब ऑर्डर में जो अरेंजमेंट करते हो आप, उसे आप टैक्सोनॉमी कहते हो। किसी ने पूछ लिया टैक्सोनॉमी क्या है, तब आप कह दो टैक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, टैक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of, it's a branch of biology which deals with the study of। अब यहाँ पे ना एक मैं सिंपल सा शॉर्टकट दे देता हूँ, वो है CINDC, सिंड सी कहूंगा। अब सिंड सी में बेसिकली डील्स विथ व्हाट? तो सबसे पहली चीज, इट डील्स विथ कलेक्शन। कोई भी जानवर मिल गया उसका कलेक्शन करो, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करो, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उसका नामकरण कर दो, तो उसे हम कह देते हैं नॉमेनक्लेचर। क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज जो इंसान को पता चली है, इंसान ने उसका नाम दिया है, बिना नाम के तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, नॉमेनक्लेचर देने के बाद आप क्या कर दो? डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो। और जब सारी चीजें क्लियर हो जाएं तो लास्ट में जाकर के आप उसका क्लासिफिकेशन कर दो। So basically what is taxonomy? I will say it's a branch of biology which deals with the study of collection, identification, nomenclature, description and classification of organisms। तो ये सारी चीजों में जब आप लेते हो तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के बाद जो एक वर्ड हमेशा निकल के आता है वो है टैक्सा। देखो, टैक्सा जो होता है ना, कॉन्क्रीट होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। टैक्सा के अंदर आप क्या पढ़ोगे? कैटेगरीज। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडेड अंडर टैक्सा। नाउ द पॉइंट इज कौन कौन से कैटेगरीज हैं? तो आप कह सकते हो वीट एक कैटेगरी हो गया, मैमल एक कैटेगरी हो जाता है, राइस एक कैटेगरी हो जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे कैटेगरीज आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे बट वर्ड एक जोड़ देते हैं। बट जो डॉग है वो बेसिकली क्या है? तो हम कह सकते हैं डॉग इज अ मैमल। और ये मैमल क्या है? ये एनिमल है। सो लॉजिकली डॉग एक टैक्सा है, मैमल एक टैक्सा है, एनिमल भी एक टैक्सा है। डॉग बोलने से क्लैरिटी आ जाती है, एनिमल बोलने से क्लैरिटी नहीं आती मैं किस एनिमल की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली दीज ऑल आर नथिंग बट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये अलग अलग लेवल पे जो है टैक्सा क्रिएट करता है, तो इसे हम टैक्सा कहते हैं। अब इन सारे टैक्सा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है हमें पढ़ना,
वो है क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो टू फाइंड एनिमल्स विदाउट नोइंग द क्लासिफिकेशन। यहाँ तक कि आप अपने घर में अगर कोई सामान सिस्टमेटिक ढंग से रखे हो, प्रॉपरली क्लासिफाई करके रखे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे ढूंढते हो तो आपको फटाक से वो सामान मिल जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? बेसिकली आई कैन से ग्रुपिंग so basically it means what? Grouping anything. Okay, so it simply means what? Grouping anything inconvenient. Okay, मतलब आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रख सकते हो, inconvenient categories. Okay, grouping basically anything inconvenient categories based on similarities and dissimilarities. ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि आप सब एक जैसे ही कपड़े रखते रहोगे, हर एक का अपना रूल होता है, हर एक का अपना पैटर्न है, उसी को आप क्लासिफिकेशन कहते हो। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हर कोई भी चीज को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कैटेगराइज कर दो। जैसे जो बुक हमारे काम की होती है हम उसको हमेशा ऊपर रखते हैं ताकि वो फटाफट एक्सेस हो पाए, जो बुक हमें काम की नहीं लगती हम उसे हमेशा नीचे रखते हैं, जो बुक हमारी पढ़ के हो गई हम उसे नहीं फेंकना चाहते तो उसे अच्छे से पैक करके कहीं ऊपर रख देते हैं। तो ये क्या, ये क्लासिफिकेशन है। अगर आप सब मिक्स करके रख दो तो आप कभी पहचान ही नहीं पाओगे, ढूंढने में बहुत समय आपका चला जाता है। तो क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। सवाल ये उठता है कि क्लासिफिकेशन के बारे में बात किसने की? सो जस्ट रिमेंबर देयर वाज अ साइंटिस्ट in the name of A.P. de Candolle, and A.P. de Candolle talked about classification. जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन उठता है ना कि why, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है वो है why मतलब क्यों, क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है? ऐसा क्या जरूरी आन पड़ा कि हमें बिना क्लासिफिकेशन के काम नहीं चल सकता? तो उस why को समझने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं why को डिफाइन कर देता हूँ। पहली चीज, हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं टू नो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स को अगर जानना है तब आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। दूसरा रीजन क्यों चाहिए, इज टू हैव अ रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, रेफरेंस सिस्टम, जैसे अगर मैं कैमल कहता हूं तो आप राजस्थान बोलोगे तो वो आपका रेफरेंस बन गया। सो टू हैव अ रेफरेंस सिस्टम फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिना रेफरेंस सिस्टम के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। टू हैव रेफरेंस सिस्टम फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया। अच्छा, तीसरा जो होता है ये होता है, हम क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए करते हैं टू डू नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, बिना नामकरण के तो हम कुछ ढूंढ भी नहीं सकते। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं टू स्टडी फाइलोजेनी। अभी बहुत प्यारा सा वर्ड है फाइलोजेनी, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। फाइलोजेनी का सिंपल सा मतलब होता है इवोल्यूशन। अगर आप ये जानना चाहते हो कौन सा एनिमल कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे अमीबा से सारे एनिमल्स आए, तो सारी चीजें जानने के लिए आपको क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन कम्स हियर नाउ, जो हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सोनॉमी। किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक वे में, क्लासिफिकेशन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, लक्ष्य होता है। तो सबसे पहला इसका गोल ये है टैक्सोनॉमी का, टू गिव अ साइंटिफिक नेम। ठीक है, कोई भी एनिमल को हम पढ़ते हैं उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, और साइंटिफिक नेम अगर आप नहीं कहना चाहते तो आप उसे कह सकते हो नॉमेनक्लेचर। क्योंकि हर वो चीज जो भी हम कहते हैं वो जरूरी है कि एक स्पेसिफिक नाम के साथ हो और जो आपको अपनी आइडेंटिटी दे दे। टैक्सोनॉमी से सबसे बेनिफिट ये होती है कि जब आप ऑब्जेक्टिव बात करोगे, इट इज टू नो दी एफिनिटी। ठीक है, पहले तो आप उसका नाम जान लोगे, फिर उसकी एफिनिटी जानोगे। एफिनिटी मतलब वो कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। फिर हमें उसका जानना क्या जरूरी है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बिना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जाने आप फिर उस एनिमल के बारे में कभी पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं हो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अच्छा, टैक्सोनॉमी हम इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में सारे एनिमल्स तो हमारे काम के नहीं है, तो हम कहते हैं टू फाइंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है,
किसी भी एनिमल का अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो तो उसके लिए टैक्सोनॉमी जरूरी हो जाती है। अच्छा, एक और है जो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा, इज टू स्टडी फाइलोजेनी, और फाइलोजेनी का मतलब हमने बता दिया, दैट इज इवोल्यूशन। किसी भी हम कैसे इवॉल्व हुए, हम मंकी से इवॉल्व हुए कि नहीं हुए, वो सारी चीजें आप पढ़ते हो अगर आपको टैक्सोनॉमी आ रहा है तो। एंड एट द एंड मैंने अगर मान लो कोई पढ़ाई की और उसको बीच में छोड़ दिया, तो मेरे बाद जो भी साइंटिस्ट उसको कंटिन्यू करेगा, ही मस्ट हैव अ रेफरेंस सिस्टम, यू नो। सो वो एक बहुत जरूरी पार्ट होती है, टू हैव अ रेफरेंस सिस्टम। बिना रेफरेंस सिस्टम के तो आप साइंटिफिक स्टडी कर ही नहीं सकते। तो एक बात याद रखिएगा, रेफरेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन जाती हैं टैक्सोनॉमी की, कि साइंटिफिक नाम आप दे सको, उसका नेम, एफिनिटी, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सब कर सको, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जान सको, रेफरेंस सिस्टम आप रख सको, दिस ऑल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर। जब आप नॉमेनक्लेचर की बात करते हो तो सिंपल सी बात है, नॉमेनक्लेचर मतलब किसी चीज का नामकरण करना। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो है नाम दिया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? आई कैन से नेम टू कॉल। कुत्ता को भी नहीं पता होगा कि उसका नाम कुत्ता है, हम लोगों ने उसको कुत्ता बोल बोल के आपस में तय कर लिया है, ऐसा जानवर दिखेगा तो उसको कुत्ता बोलेंगे। यहाँ तक कि शेर को नहीं मालूम है उसका नाम शेर है, वो हमने दिया है, ठीक है। जो ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसने बेसिकली जो है नेम को क्लासिफाई करने की कोशिश की। लेकिन जब आप नेमिंग की बात करते हो, जब आप नाम देते हो, तो अलग अलग टाइप का नेमिंग प्रोटोकॉल है। सबसे पहला जो चलता है वो है लोकल नेम। आप लोकल नेम पे ज्यादा स्ट्रेस करते हो। लोकल नेम के बाद जो नाम आया वो था साइंटिफिक नेम। अच्छा, साइंटिफिक नेम को भी उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्यों, वो मैं आपको थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो है बाइनोमियल। इट्स अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, सो इट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये तीन तरीके का, तीन मेथड का नाम देने का तरीका है। अब एक एक तरीके को हम उठाते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो है लोकल नेम। देखो, लोकल नाम जो है वो आप आपस में कुछ भी कह लो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। लोकल नेम को मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इट इज नथिंग बट वर्नाक्यूलर नेम। ये एक वर्नाक्यूलर नाम है जिसका कोई ज्यादा रेफरेंस उतना नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट होता है, इजी होता है, फेमिलियर होता है, ठीक है, फेमिलियर टू फॉलो। जैसे आम कह लो। अब आम जो है ये कॉमन लैंग्वेज, हिंदी में आम कहते हैं, मराठी में आंबा कह लेंगे, गुजराती में कैरी कहते हैं उसको, यूपी में कोपर कहते हैं। तो एक चीज का 50 नाम हो जाता है, तो वो फेमिलियर है, लोकल में लोग कुछ भी कह सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इट इज इजी टू कम्युनिकेट। बहुत इजी हो जाता है इसको कम्युनिकेट करना, और आराम से आप लोकल भाषा में अगर आपको नाम पता है तब आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो लोकल नेम जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसके अपने ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। द पॉइंट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस लोकल नेम, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लोकल नेम है ना, इट डज नॉट कम्युनिकेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात, जो चाहिए इंफॉर्मेशन ना, वो नाम में कभी कम्युनिकेट होता ही नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट कम्युनिकेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों ने मीठा आलू का नाम सुना होगा, ठीक है, रताड़ का नाम सुना होगा, इसको रतालू भी कहते हैं। उसको 50 जगह में 50 नाम से बोला जाता है। यूपी में उसको गंजी कहते हैं। अब इस सिंपल भाषा में अगर मैं कह दूं, स्वीट पोटैटो जिसको आप कहते हो, ठीक है, उपवास वगैरह में खाया जाता है। अच्छा, ये जो है स्वीट पोटैटो, ये अब इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो लॉजिकली इसका कोई वैल्यू नहीं बन पा रहा है। इट इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, इट डज नॉट कम्युनिकेट नेसेसरी रिलेशनशिप ऑल्सो। कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, नेसेसरी रिलेशनशिप जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ स्टार फिश, तो स्टार फिश नाम से ये तो लग रहा है कि वो फिश है, लेकिन लॉजिकली वो फिश नहीं होता। दिस इज अगेन
ड्रॉबैक, इट इज नॉट कम्युनिकेटिंग द रिलेशनशिप। सिल्वर फिश बोल दिया, वो भी फिश नहीं है। जेली फिश बोल दिया, वो भी फिश नहीं है। तो ये लोकल नेम क्या होता है, हमेशा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप आम को आम इंडिया में बोल सकते हो, इंडिया के बाहर आम नहीं बोल सकते, आप एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, इट इज मिसलीडिंग, ये हमेशा आपको धोखा ही देगा। जैसे मैंने कहा जेलीफिश, सिल्वर फिश, ठीक है, ये सारे फिश नहीं होते, तो ये मिसलीडिंग है। फिर आप कह सकते हो लोकल नेम के बारे में, इट इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि जब एक ही चीज का 50 नाम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर आपको वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं आ रहा है देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। प्लस सबसे लास्ट ये है कि मेनी नेम्स, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, मेनी नेम्स फॉर वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के लिए आप 50 नाम कैसे रख सकते हो। जैसे कुत्ता हो, उसको कुतरा कहते हैं, डॉग कहते हैं, स्वान कहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग नाम जो है दिया गया है। अब इसमें हमें क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ लोकल नेम, और वो क्यों इतना कंफ्यूजिंग है। तो इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप सब लोगों ने आइपोमिया बटाटास कहीं ना कहीं तो लाइफ में देखा है, फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। कुछ रेडिश कलर का ऐसा होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट खाया भी होगा, उसको बॉईल करके खाते हैं, ठीक है। और ये इसका लीफ का सेक्शन है। सो लेट्स टेक दिस, ये जो मैंने बनाया, ठीक है, इसको जो है अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप इंग्लिश में किसी को पूछोगे ना, कोई क्रिश्चियन को ये क्या है, तो वो हमेशा एक ही वर्ड बोलेगा, इट इज अ स्वीट पोटैटो। चलो मान लेते हैं। अगर यही आप किसी हिंदी वाले इंसान को पूछे ना, हिंदी भाषी वाला, कि ये क्या है, तो वो कह देगा भाई साहब ये शकरकंद है। सो यू कैन से इट्स अ शकरकंद। और अगर कोई आसाम वाले इंसान से पूछो, जो आसामी होगा, ये क्या है, तो आसामी वाला इसको कहेगा ये मीठा आलू है, इट इज मीठा आलू। वही अगर तेलुगु वाले इंसान को पूछो ये क्या है, तो तेलुगु वाला इंसान इसको कह देता है कंदमूल है, इट इज कॉल्ड एज कंदमूल। और वही अगर आप मराठी किसी महाराष्ट्रियन को पूछो ये क्या है, तो महाराष्ट्रियन उसको रताड़ बोलेगा, ठीक है, उसको रतालू कहते हैं, रताड़। यही आप किसी कन्नड़ को पूछ लो, किसी कन्नड़ा वाला जो होगा, कन्नड़ को पूछ लो, तो कन्नड़ा वाला इसको जेनासु बोलेगा, इट इज कॉल्ड एज जेनासु। और यही चीज किसी यूपी वाले को पूछ लो कि भाई ये क्या है, तो यूपी वाला उसको गंजी बोलता है। अब गंजी का मतलब अपने भाषा में क्या होता है, टकली होना। लेकिन यहाँ पे देखो, एक शब्द के कितने सारे मीनिंग निकलते हैं। तो अगर कोई महाराष्ट्रियन तमिलनाडु में जाके पूछेगा तो शायद उसको कभी नहीं मिल पाएगा। So that's why we say it is misleading, it is confusing, it is वगैरह वगैरह। अच्छा, कोई अगर पूछा भाई इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम होता है आइपोमिया बटाटास। अब इस नाम से आप गूगल कर लेना, आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बाहर आ जाएगा आइपोमिया बटाटास का। दिस इज व्हाई आई टोल्ड ना देयर आर मेनी नेम्स एंड दिस अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो एक क्राइटेरिया हमने लिया कि ये जो बेसिकली लोकल नेम होते हैं, दीज लोकल नेम्स दे आर ऑलवेज मिसलीडिंग, ठीक है, इसकी हमें हमेशा गुमराह करते हैं, मिसलीडिंग है। तो कोई पूछेगा भाई कैसे मिसलीडिंग है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जो अभी अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था। वन एग्जांपल इज कॉल्ड एज सिल्वर फिश, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है जेली फिश, तीसरा एग्जांपल है स्टार फिश। अब चाहे सिल्वर फिश ले लो, चाहे स्टार फिश ले लो, चाहे जेली फिश ले लो, इन तीनों में से कोई भी दे आर नॉट फिश एट ऑल। तो इसके लिए ये धोखा दे देता है, मिसलीडिंग हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो है, एक लिली की बात कर ले, तो एक वाटर लिली होता है, दिस इज वन थिंग। दूसरा होता है स्पाइडर लिली। अब वाटर लिली स्पाइडर लिली से लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, या तो सोचेंगे लिली फ्लावर है, या तो बोलेंगे भाई स्पाइडर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों के दोनों लोटस हैं, एक स्पेशल टाइप के लोटस जो हम पाते हैं। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि ये जो लोकल नेम होता है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसको आप
फॉलो नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और जो दूसरा भी जो हम लेते हैं वो है साइंटिफिक नेम। चलो ठीक है, आप इसको नहीं फॉलो करना चाहते मत कीजिए, क्योंकि लोकल नेम लोकल में ही चलेगा। अमेरिका में जाके हिंदी बोलोगे तो किसी को थोड़ी समझने वाला, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर। तो वो बोले अच्छा साइंटिफिक नेम के बारे में बताइए, साइंटिफिक नेम में क्या तकलीफ है। तो लोगों ने ये कहा साइंटिफिक नेम में तकलीफ नहीं है, बट साइंटिफिक नेम का जो मेथोडोलॉजी है वही तकलीफ वाला है। बोले कैसे? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि साइंटिफिक नेम जो है इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इसका सिर्फ इतना ही है कि ये पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है। पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि एक ही मतलब बहुत बड़ा नाम होता है। जैसे धमाल पिक्चर आपने देखी हो, तो वो बोलता है ना अपना गोवा कब तक आएगा, तो कहते हैं नाम बताते बताते आ जाएगा। बोले मेरा नाम आदि, इसका नाम मानव, आपका अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, सर्वपल्ली वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी सर्वपल्ली वेणुगोपाल अय्यर, ऐसा बड़ा सा नाम बताता है। दैट इज नथिंग बट द साइंटिफिक नेम, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, साइडा एक्यूटा। साइडा एक्यूटा जो है ये बाइनोमियल नाम है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है पता है? सुन के आप थोड़ा सा ताजुब में आ जाओ। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है उसे हम कहते हैं क्राइसोफाइलम। देखो, इस एक प्लांट का नाम बता रहा हूं मैं, क्राइसोफाइलम फॉलिस ओवेलिस सुप्रीम, देन ग्लैब्रिस। एक नाम है, ये एक ही नाम है, क्राइसोफाइलम फॉलिस ओवेलिस सुप्रीम ग्लैब्रिस, पैरेलल, देन वी हैव स्ट्राइटिस, सेप्टस, टोमेंटो, सोनिटिडिस। ये इसका नाम है। साइंटिफिक नेम ऑफ साइडा एक्यूटा प्लांट क्या है? So we say that the scientific name is Chrysophyllum follis ovalis supreme glabris parallel striatis septus tomato sonitidis। इतना बड़ा नाम कोई याद रख पाएगा क्या? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। तो कोई रखेगा ही नहीं। इसके लिए इवन दो इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, इवन दो इट इज गुड, क्योंकि ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड। इसको हम प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। तो सवाल ये उठता है फिर हम कौन से नॉमेनक्लेचर को स्टडी करें? तो फिर जा करके आया सबका बेहतरीन और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल nomenclature. So when I talk about this, it is binomial nomenclature. तो जैसे ही आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करोगे, बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाई का मतलब टू, नोमेन का मतलब नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। अब देखो क्या होता है, what do you mean by this word binomial nomenclature or binomial system? So basically when I say binomial nomenclature, ये इंक्लूडेड है हमारे बाइनोमियल सिस्टम में पहली बार। अब बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है? तो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट मैं इसे मानूंगा, क्योंकि किसी को नाम देने का जो ताकत था इसी ने बताया। तो कैरोलस लीनियस जो था, he basically wrote a book, और उस बुक का उसने नाम रखा स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, स्पीशीज प्लांटेरम नाम का उसने बुक लिखा, और उस बुक को 1753 में जब उसने पब्लिश किया, तो बेसिकली जब वो पब्लिश किया, तो पब्लिश करने के बाद जो है ही बिकेम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब आपको याद रखना है, किसी ने पूछ लिया भाई टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, सो रिमेंबर ही इज नन अदर देन कैरोलस लीनियस। अब इसने क्या बोला? उसने सिर्फ सिंपल सी बात की है कि दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, every organism is going to have two name। अब यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो, every organism is going to have two name। तो मान लो ये डैश डाल के ये पहला नाम है और ये उसका दूसरा नाम है। अब किसी ने पूछा ये पहला नाम हमेशा क्या होगा, तो याद रखना फर्स्ट नेम विल ऑलवेज बी जेनेरा।
सेकंड नेम जो है हमेशा फिक्स है, क्या होगा? स्पीशीज। फिर किसी ने पूछ लिया भाई जेनेरा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जेनेरा मतलब जेनेरिक नेम। स्पीशीज क्या होता है, तो हम कहते हैं ये स्पेसिफिक नेम है, इसको आप बदल नहीं सकते, स्पीशीज फिक्स रहेगा। अच्छा, जो फर्स्ट नाम है बेसिकली इसको आप कह सकते हो इट्स अ सिंपल नाउन, लेकिन वहीं पे आप स्पीशीज या स्पेसिफिक की बात करोगे सो इट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मेरा नाम अगर सुनील है तो सुनील बन गया जीनस, ये सिंपल नाउन है। लेकिन अगर सुनील के साथ विश्वकर्मा सरनेम जोड़ते हैं तो डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा एक्चुअल कम्युनिटी और क्रीड क्या है, सो दैट इज स्पीशीज व्हिच बिकम्स अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जो जीनस आप हमेशा लिखोगे, याद रखना उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करोगे। स्पीशीज जब भी आप लिखोगे याद रखना स्पीशीज हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से कभी नहीं लिखते। अब इन सब के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखो, बाइनोमियल नेम, नोमेनक्लेचर लिखो, इट मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, इटैलिक सबको मालूम है, एक फॉन्ट होता है कंप्यूटर में जिसको ऐसा टेम कर दो तो टेढ़ा हो जाता है पूरा का पूरा लिखा हुआ। ठीक है, अब सबको इटैलिक्स लिखने तो आएगा नहीं, इट मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स। इफ नॉट, अगर आप नहीं लिख पाते हो, इट मस्ट बी अंडरलाइन। ठीक है, इफ नॉट इट मस्ट बी अंडरलाइन, वो भी सेपरेटली, एक लिख के बड़ा से अंडरलाइन नहीं कर देना। अगर आप ध्यान दो, देखो मैंने आइपोमिया बटाटा जब लिखा तो मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया, आई को कैपिटल रखा है, बी को छोटा रखा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, इफ इट नॉट इट मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। कोई भी जीनस या स्पीशीज जो होता है, इट शुड नॉट बी less than, it should not be less than 3 or more than 13 अल्फाबेट। मतलब 3 अल्फाबेट से कम नहीं होना चाहिए और 13 अल्फाबेट से हमेशा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया मैंजी फेरा इंडिका, ये मैंजी फेरा इंडिका ये जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, मैंगो का बाइनोमियल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। तो लिखने के बाद ये मैंने इटैलिक्स में नहीं लिखा है, पर देखो मैंने एम कैपिटल लिखा है, आई छोटा लिखा है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो तब इसकी वैल्यू होती है। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम इसके बाद जो है ना साइंटिस्ट का भी नाम लिखते हैं, जैसे उसे हम साइटेशन कहते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया भाई साइटेशन क्या होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा, राइटिंग द नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, जिसने वो नामकरण किया है, राइटिंग द नेम ऑफ ऑथर। जैसे हम अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम जोड़ते हैं तो वो साइटेशन है, राइटिंग द नेम ऑफ द ऑथर इज साइटेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका को मैंने लिया और यहाँ पे लिख दिया, बट मैं एल आगे जो है ना मैंजीफेरा इंडिका के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एल डॉट। तो बेसिकली ये जो एल डॉट है ना, ये साइटेशन है, ये उस साइंटिस्ट का नाम बता रहा है जिसने मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोला। And here L stands for Linnaeus. This is what we should know with respect to binomial nomenclature. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीशीज जो है सेम हो सकता है पर जीनस सेम नहीं होना चाहिए। स्पीशीज कैन बी सेम बट जीनस शुड नॉट बी सेम। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपका सरनेम के बहुत सारे लोग होंगे लेकिन सेम नाम वाले और सेम सरनेम वाले बहुत ही कम होंगे, तो ये वाली बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे स्पीशीज सेम है पर जीनस सेम नहीं है। एक तो आपको मैंने बता दिया, दिस इज मैंजीफेरा इंडिका, ये एक हो गया। दूसरा आप कहते हो आजादी रस्ता इंडिका। So when I use this word Azadi Rasta Indica, Azadi Rasta Indica is nothing but neem. तो ये मैंगो है बेसिकली और दूसरा वाला क्या है, वो नीम है। तो वो हिसाब से जो है हम नॉमेनक्लेचर करते हैं।
So now we are going to talk about taxonomic hierarchy. जो भी हमने हायरार्की पढ़ी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. So this is our next topic, that is called as taxonomic hierarchy. सवाल ये उठता है कि इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम जो है क्या नाम से कैसे समझेंगे. तो एक बात याद रखना, जब वर्ड हायरार्की की बात आएगी ना, हायरार्की का हमेशा मतलब होता है रैंक. ठीक है, इट इज द रैंक और लेवल. जैसे स्कूल में जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्यून, ये सब क्या रैंक है. ठीक है. व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? आई कैन पुट इन अ वेरी सिंपल वे. अरेंजमेंट ऑफ organisms on the basis of their rank or position in descending order. ये एक important word है. Arrangement of organisms based on their rank or position in descending order. Descending का मतलब होता है बड़ा से छोटा. तो आप बड़े से छोटे की तरफ जब आप जाते रहोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हो जाएगा. अब यहाँ पे ना जब आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हो तो यहाँ पर हमेशा दो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है. दो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है. पहला जो वर्ड है वो है टैक्सॉन. अभी जिसको डाउट था वो टैक्सॉन क्लियर हो जाएगा. टैक्सॉन और जो दूसरा वर्ड है वो है कैटेगरी. इन दोनों में फर्क क्या है उसको समझ लेते हैं. The moment I use this word taxon, logically taxon is nothing but it's a concrete unit of classification. कोई पूछ लिया taxon क्या है तो आप कह दो taxon is nothing but it is a concrete unit of classification. जो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं हो सकता उसे आप taxon कहते हो. और ये taxon नाम किसने दिया? So there was a scientist in the name of H.J. Lamb. H.J. Lamb नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे बेसिकली जो कंक्रीट यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन. कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी मतलब इट इज द रैंक और लेवल इन द हायरार्की. ओके, इट इज द रैंक और लेवल इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. तो हायरार्की में जो भी आपका आ जाए रैंक या लेवल उसे आप कैटेगरी कह देते हो. देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे आपने कह दिया सुनील, ये मेरा नाम है. ठीक है, और मैं चलो एक और बच्चे का नाम यहाँ पर ले लेता हूँ. लेट मी टेक देवर्षि. तो ये देवर्षि. अब यहाँ पर जो आप दो एग्जांपल पढ़ रहे हो, किसी भी कीमत पे सुनील हमेशा सुनील रहेगा, देवर्षि हमेशा देवर्षि रहेगी. तो ये जो सुनील और देवर्षि बनते हैं ये टैक्सॉन बन जाता है. लेकिन सुनील जो है बेसिकली आप क्या कह सकते हो? टीचर. अब देवर्षि को आप क्या कह सकते हो? स्टूडेंट. तो ये हमारा कैटेगरी बन गया. लेकिन कुछ साल बाद ऐसा हो सकता है कि देवर्षि अगर चाहे तो शी कैन बिकम अ टीचर, और मैं अगर आगे पढ़ने के लिए चला गया तो आई कैन बिकम अ स्टूडेंट. बट लॉजिकली सुनील विल ऑलवेज रिमेन एज अ सुनील ओनली एंड देवर्षि विल ऑलवेज रिमेन एज अ देवर्षि. सो लॉजिकली सुनील और देवर्षि ये दोनों टैक्सॉन में आ जाते हैं जो कभी नहीं बदला जा सकता. और टीचर और स्टूडेंट ये दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं. कोई डाउट है इसमें? टैक्सॉन कैटेगरी क्लियर एवरीवन? हाँ सर. Okay. Next point that we need to have is highest rank क्या होता है. तो highest category की अगर आप बात करोगे, so we have this that is called as highest category. So whenever I put the highest category, it is always kingdom. चाहे kingdom plante हो या kingdom animalia हो, highest category है. और किसी भी category का सबसे, किसी भी hierarchy का lowest category जो होता है वो होता है species. तो याद रखना, kingdom is the highest one and lowest is the species. और जैसा टैक्सोनॉमिक स्टेटस होगा वैसे कैटेगरी उसको असाइन की जाती है. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस टैक्सोनॉमिक स्टेटस कैटेगरीज आर असाइन. अब यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़नी है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो यहाँ पर ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ. एक तरीका आप याद रखिएगा पढ़ने का, जिसे हम कह सकते हैं KDC ऑफ GS. मैं इसको ऐसे कहता हूँ KDC ऑफ
जीएस, तो आप चाहो कौन देखेगा करोड़पति और फालतू जीनियस स्टूडेंट, ऐसे भी याद रख सकते हो, या केडीसी ऑफ जीएस याद रख लो, चॉइस आपका है। के स्टैंड्स फॉर किंगडम, किंगडम के बाद जो आएगा डी, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। देखो डिवीजन जो है ना बेसिकली हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, अगर आप डिवीजन नहीं बोलना चाहते तो आप फाइलम बोल सकते हो, फाइलम जो है प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए आ जाता है। सी स्टैंड्स फॉर क्लास, ओ जो होता है वो होता है ऑर्डर, एफ जो होता है वो होती है फैमिली। तो हो गया केडीसी ऑफ जीएस, जी का मतलब हो जाता है जीनस और एस का मतलब हो जाता है स्पीशीज। अब एक मजेदार बात आप समझना कि केडीसी ऑफ जीएस का क्या रोल। देखो कभी कभी क्या होता है, किंगडम के नीचे वी माइट ऑल्सो फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज सब किंगडम। तो किंगडम के बाद हमने सब किंगडम देखा है। अच्छा, डिवीजन और फाइलम के बाद हमने सब डिवीजन भी देखा है, देयर कैन बी सब डिवीजन। क्लास के बाद हमने सब क्लास भी देखा है। ओके, फैमिली के बाद भी हैव सीन सब फैमिली बट वेरी रेयरली, बट मेन ये होता है सब किंगडम, सब डिवीजन, सब क्लास। सब ऑर्डर भी होता है, सब ऑर्डर मतलब जस्ट उसके नीचे वाला जो आएगा वो सब ऑर्डर, जैसे टीचर के नीचे असिस्टेंट टीचर आ गया, सो उस हिसाब से है। अब देखो हमने शॉर्टकट क्या बताया, शॉर्टकट इज केडीसी ऑफ जीएस। अब मजेदार बात यह है कि जब कभी भी आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ोगे तो उस एनिमल जो भी आप पढ़ते जाओगे सिमिलैरिटीज जो होगी वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ चल रहे उल्टा, तो जो सिमिलैरिटीज है वो कम होती जाती है। देखो हम सब एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं इसलिए हमारी सिमिलैरिटी सेम है। हमारा नेक्स्ट जो ऑल्टरनेटिव है वो बंदर है, तो वो उसमें सेम सिमिलैरिटी थोड़ी बैठेगी। लेकिन आप वो, अब मैं कह दूं आप में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, बेसिकली कैसे दोनों किंगडम एनिमिलिया को बिलोंग करते हो, तो वो हिसाब से चीजें आ जाती हैं। तो दिस इज व्हाट इज द कैटेगरी, यू नो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, ये बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें ना। कोहॉर्ट वगैरह भी पढ़ोगे आप, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे कोहॉर्ट क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक पे हमें फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। क्योंकि स्पीशीज के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। किसी ने पूछा स्पीशीज क्या है, तब आप कह दो स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट, ओके, यूनिट इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करो, यूनिट इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इसके बाद जो है ना आप नहीं क्लासिफाई कर सकते। अभी तो आजकल नया नया सब स्पीशीज का भी नाटक आया हुआ है, बट एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड, जस्ट रिमेंबर दिस, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। और जितने भी स्पीशीज होंगे उनकी खासियत क्या होती है, दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स। इंटरब्रीड का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी स्पीशीज होंगे ना, दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, मींस दे कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्पीशीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर जो है स्पीशीज में एक एग्जांपल अगर आप मैं दे दूं, सो लेट अस टेक मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, तो कोई भी मैंगो आप उठा लो, आप चाहे हापुस उठाओ, चाहे दशहरी उठाओ, चाहे अल्फांसो उठाओ, ये सब एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी। अब इसके बाद हमें जो फोकस करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले चार्ट पे लेके चल के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझ लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में 3 साइंटिस्ट आए और तीनों ने अपने हिसाब से स्पीशीज को डिफाइन किया है। सबसे पहला साइंटिस्ट जो आया उसने इसको कह दिया बेसिकली मॉर्फो स्पीशीज। अब आप पूछोगे मॉर्फो स्पीशीज क्या होता है। मॉर्फो का मतलब बाहर से दिखने में जो सेम हो, organisms which are morphologically similar, they are called as morpho species.
अच्छा, इस मॉर्फो स्पीशीज को किसने बताया? तो हमने कह दिया कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, अगर जगह होता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाट इज मॉर्फो स्पीशीज? ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर से दिखने में पूरे के पूरे सेम होंगे इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म एकदम सेम दिखेगा, उन्होंने कह दिया कि वो एक स्पीशीज को बिलोंग करता है। फिर एक प्रॉब्लम रेज हुआ कि भाई ट्रांसजेंडर्स भी हमारे कम्युनिटी में ही है, लेकिन हमारे जैसे दिखते हैं, पर वो हमारे स्पीशीज में नहीं काउंट कर सकते आप उसे, क्योंकि बायोलॉजिकली वो करेक्ट नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरा स्पीशीज दिया गया वो था बायो स्पीशीज। अब लोगों ने पूछा भाई बायो स्पीशीज किस साइंटिस्ट ने दिया? अब आप याद रख लेना, बायो स्पीशीज के बारे में बताया चार्ल्स डार्विन ने। अब चार्ल्स डार्विन को सब जानते हैं, इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने बायो स्पीशीज में क्या बोला? उसने कहा बायो स्पीशीज वो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन interbreed, group of organisms that can interbreed among each other, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो बायो स्पीशीज में काउंट होता है। अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा स्पीशीज लाया। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, बट स्टिल आई विल जस्ट राइट नेम दिस साइड। उन्होंने तीसरा स्पीशीज लाया जिसको कहा मॉडर्न स्पीशीज। अब सवाल ये उठता है कि मॉडर्न स्पीशीज के बारे में किसने बात किया? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट इन द नेम ऑफ अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, और उस डेफिनेशन में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के डेफिनेशन में ये तीन कैटेगरीज बैठती है, मतलब जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सके, ठीक है, और वो क्लोजली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाएं, तो उसे कह दिया अर्नेस्ट मेयर ने अंदर मॉडर्न कैटेगरी। तो लॉजिकली मॉडर्न स्पीशीज मतलब these are group of organisms which are potentially, or you can say interbreeding among themselves, capability है उनमें, और उनके सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन शॉर्ट मॉडर्न स्पीशीज जो आया उसने मॉर्फो स्पीशीज और बायो स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक को जोड़ के मॉडर्न स्पीशीज बना दिया, which was given by Ernest Mayr. We are going for the next very important topic, जिसको हम कहेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ को अगर हम सिस्टमेटिकली 3 डोमेन में करें, तो इसको सबसे पहला भाई किसने बताया? तो कार्ल वूज नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था 1990 में। कार्ल वूज इन 1990 इस बंदे ने ये बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम 3 डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चीजें इंटरप्रेट की उसके बारे में भी समझते हैं। उसने ये बोला कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो हुआ था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन था बेसिकली। सो आई कैन पुट इट इन दिस वे कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग हैज हेल्प्ड टू एनालाइज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आज जाकर के जब हम पढ़ते हैं कि सारा का सारा मेडिसिन का टेस्टिंग चूहों पे क्यों किया जाता है, उसका रीजन हमें समझ में आता है कि चूहे और हमारे बीच में बेसिकली बहुत सारा जेनेटिक सिमिलैरिटी है, और वही सिमिलैरिटी की वजह से जो है हम पढ़ पा रहे हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक सीक्वेंसिंग। सो जेनेटिक सीक्वेंसिंग हैज हेल्प टू एनालाइज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो सब का सब आप पढ़ सकते हो ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, दूसरा ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो हम कहते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो याद रखना कार्ल वूज ने राइबोसोम पे फोकस किया है। बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन राइबोसोम स्ट्रक्चर। और जैसे आप राइबोसोम स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हम राइबोसोम को rRNA के नाम पे जानते हैं। rRNA बेसिकली स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल RNA।
और सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि rRNA जो है, rRNA इज बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, सो rRNA इज बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक फॉर राइबोसोम्स. तो जो राइबोसोम्स बनते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक भी कौन है? rRNA. अब सवाल ये उठता है कि ये जो 3 डोमेन्स हैं कौन कौन से हैं जो कार्ल वूज ने दिए, तो उसी को हम जरा समझते हैं. सो लॉजिकली 3 डोमेन्स जिसको कार्ल वूज ने डिफाइन किया. सबसे पहला, सबसे मेन डोमेन उसने कहा आर्किया. ओके, आर्किया इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन, तो उन्होंने आर्किया कह दिया पहला. दूसरा डोमेन जो फॉलो किया गया वो था बैक्टीरिया. नाउ दिस बैक्टीरिया, यू कैन कॉल इट एज बैक्टीरिया, या आर्किया को आप चाहो तो एक और उसको प्रोकैरिया भी आप कह सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं. ये दूसरा डोमेन हो गया. और तीसरा डोमेन जो उसने बताया वो था यूकैरिया. यूकैरिया में मतलब सारे यूकैरियोट्स. तो ये 3 डोमेन को लेकर के चीजें बताई गई. अच्छा, आर्किया में कौन इंक्लूडेड है? तो हम कहते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड होंगे, पहली बात. और आर्किया में कौन आएगा? तो हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया. जो आर्की बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. अच्छा, प्रोकैरियोटा में जो आप कहोगे तो बेसिकली इसमें सब प्रोकैरियोट्स ही हैं, जिसमें बैक्टीरियाज इंक्लूडेड हो जाते हैं. लेकिन कौन से बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया, जो थोड़ा बैक्टीरियाज में भी ज्यादा डेवलप होते हैं. जैसे आप यूकैरिया की बात करोगे तो यूकैरिया में जो है हम डाल देते हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स को. और यूकैरियोट्स में बेसिकली जो आएंगे वो सब ट्रू ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मतलब वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो. तो ये 3 हमने मेजर डोमेन बनाए. और जब और आगे स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि आर्किया जितने भी होते हैं उनके पास देयर इज नो सेल वॉल बेसिकली. ठीक है, सेल वॉल वगैरह उनके पास नहीं होता, कोई वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं होते. तो वी कैन से दैट देयर इज नो सेल ऑर्गेनल. इनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. प्लस एट द सेम टाइम देयर इज नो न्यूक्लियस. ये तीनों चीजें इसमें एब्सेंट है. लेकिन वहीं आप प्रोकैरियोटा की तरफ आ जाते हो तो इनके पास क्या है? सेल वॉल है. सो ऑल द बैक्टीरिया दे हैव अ सेल वॉल वेल डेवलप्ड, लेकिन दे हैव नो सेल ऑर्गेनल. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट ऐसा कुछ भी उनमें पाया नहीं जाता. और न्यूक्लियस भी नहीं होता. तो ये 2 चीजें गायब हो गई. तो एक है, 2 नहीं है. यूकैरिया जो है हाईली डेवलप्ड है. सो आप ये कह सकते हो इट हैज सेल वॉल, क्योंकि प्लांट जो है सेल वॉल है उसके पास. और इट हैज सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट जो है सारी चीजें हैं. और प्लस एट द सेम टाइम यूकैरिया हैज न्यूक्लियस. तो उसने इस तरीके से जो है सारे कैटेगरीज को बांटा. और सवाल ये उठता है कि प्रोकैरिया में उसने कौन से किंगडम को इंक्लूड किया है. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना. प्रोकैरियोटा में या प्रोकैरिया में जो किंगडम इंक्लूड किया गया वो था मोनेरा. मोनेरा वाज इंक्लूडेड हियर. लेकिन वहीं आप यूकैरिया की तरफ चले जाओगे तो यूकैरिया में अलग अलग किंगडम्स इंक्लूडेड है. सो वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा, then we have kingdom fungi, then we have kingdom plantae, and we have kingdom animalia. So logically अगर आप कार्ल वूस की कहानी को समझो तो उसने जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया वो ये था आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया. और उसी ने बोला कि हम दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन और 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द प्रो Carl Woos 3 domains of life came into picture. In the next lecture ना we will focus on species, genus and all, क्योंकि टाइम नहीं है फिलहाल के लिए.